Hello student, welcome to DCEP Academy online classes. In the previous video, I was discussed about the some factors affecting to capital structure. The next factors will be discussed in this video. Next है रिस्क कंसिडरेशन. अब कैसे हम कितना रिस्क है, कैसे उस रिस्क का कंसिडरेशन कैसे करेंगे. वो रिस्क का कंसिडरेशन कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है. There are two types of risk consideration in a business, namely financial risk and business risk. दो तरह के रिस्क होते हैं. एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, एक बिजनेस रिस्क होता है. बिजनेस रिस्क मतलब जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका रिटर्न मुझे मिल पाएगा. दूसरा फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि हम जो फाइनेंस हम रेज कर रहे हैं, जो फंड हम रेज कर रहे हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड से, वो उस पर क्या हम रेगुलर इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं, कितना रिस्क है. तो ऐसे फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू सिचुएशन अंडर विच बिजनेस इज अनेबल टू मीट द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, नेमली इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस. तो फाइनेंशियल रिस्क में क्या काउंट होते हैं कि आपने जो फाइनेंस रेज किया है उसमें जो मेनली जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज हैं, लाइक जो आपने डेप्ट इशू किया है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पेड करना है, वो कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड आपको कंपलसरी पेड करना है. रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसे रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हो जिसको आपको पेमेंट करने के लिए आप ये सिचुएशन अगर अनेबल है तो इसको आप फाइनेंशियल रिस्क में काउंट करेंगे. अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क एवरी बिजनेस हैज सम ऑपरेटिंग रिस्क आल्सो कॉल्ड बिजनेस रिस्क. लाइक बिजनेस रिस्क रेफर द ऑपरेटिंग रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट जैसे बिजनेस को रन करने के लिए एक ऑपरेशनल एक्सपेंसेज होते हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आप लोग तो पढ़े होंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं वो बिजनेस रिस्क. अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कोई बिजनेस नहीं पे कर पाता है तो इसका मतलब उसके लिए वो बिजनेस रिस्क में काउंट किया जाएगा. Consequently, if a business operates a high fixed cost, अगर किसी बिजनेस में जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो काफ़ी हाई है तो उस केस में क्या होता है, बिजनेस रिस्क इज हाई. और तो उस समय केस होता है जितना ऑपरेटिंग कास्ट हाई रहेगा उतना ही बिजनेस रिस्क भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. तो टोटल रिस्क इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ द बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क. देखिए ये फाइनेंशियल रिस्क रिलेट्स टू फिक्स ऑब्लिगेशन. ये फिक्स ऑब्लिगेशन है कि इंटरेस्ट पेमेंट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है. बिजनेस रिस्क में क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट. जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग कास्ट होते हैं, अगर वो हाई है तो उतना ही हाई बिजनेस रिस्क होगा. जितना ही कम होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग कास्ट, उतना ही कम रिस्क होगा. वही टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस क्या है, इतना प्लस इतना टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस है. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है. ए हायर कंपोनेंट ऑफ डेप्ट रिफ्लेक्ट्स दैट मोर ऑफ द इट्स एसेट्स आर मॉर्गेजेस. दिस इज बिकॉज डेप्ट इज जनरली इशूड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स. ये क्या है फ्लेक्सिबिलिटी. हायर कंपोनेंट ऑफ डेप्ट रिफ्लेक्ट्स दैट मोर ऑफ इट्स एसेट्स. जितना आप बड़ा लोन लेंगे, जितना हायर बड़ा लोन लेंगे, उतना ही उस बड़े लोन के लिए आपको उतनी ही सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास. तो आप जब उसके लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मॉर्गेजेस के रूप में रखते हैं तो वो क्या होता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट, उस फाइनेंस के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है एसेट के रूप में. कोई ना कोई एसेट रखते हैं. जैसे आप लोन लेना चाहते हैं तो आप मकान अपना एसेट के रूप में रख सकते हैं. आपके पास जमीन है तो वो एसेट के रूप में आप मॉर्गेजेस के रूप में रख सकते हैं, सिक्योरिटी के रूप में. Therefore, in order to maintain flexibility, a firm should never use its debt potential to the full and always keep provisions to raise debt in the unexpected situation. तो अगर ऐसा इस ऑर्डर टू मेंटेन, अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है तो कंपनी को कोई भी डेप्ट लेने के लिए किसी सिक्योरिटी को रखने की जरूरत नहीं है, इतना उसके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो वो इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी. फ्लेक्सिबिलिटी में रिड्यूसेस विद इश्यू ऑफ डेप्ट. आप डेप्ट इश्यू करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है.
कैपिटल एज एसेट्स आर टू बी मॉर्गेजेस, वहीं रिमेन्स अनअफेक्टेड विद इश्यू ऑफ इक्विटी, और आप इक्विटी इश्यू करते हैं तो उसके लिए मॉर्गेजेस सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सीधे मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, जबकि ये बिजनेस रिस्क पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। हाउ द कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, हम प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट है, प्लानिंग करते हैं तो उसकी कंट्रोलिंग भी जरूरी होती है। तो ऐसे ही बिजनेस जो फाइनेंशियल प्लानिंग किए रहते हैं उसकी कंट्रोलिंग भी जरूर होती है। तो सिंस द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कंट्रोल बिजनेस, अगर जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर उस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट अगर दे दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए, तो इश्यू ऑफ फर्दर इक्विटी फर्दर डाइल्यूट्स द कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और तो बहुत जल्दी ही आगे जाके जो इक्विटी होगी वो डाइल्यूट होकर किसके कंट्रोल में जाएगी? शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में। In case the current holding of the management is low, the company is more prone to take over। और ऐसे में अगर कंपनी का मैनेजमेंट अगर उसको होल्डिंग करने में क्या है, अनेबल है, कमजोर है, उस केस में वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रोन टू टेक ओवर। टेक ओवर यानी कि सारा शेयर होल्डर्स के हाथ में चला जाता है। ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे जिस कंपनी के पास 70% शेयर हो, उसके मालिक के पास 30% शेयर होल्डर्स बाकी पब्लिक के पास है। उस केस में अगर वो 70% को होल्ड नहीं रख पाती है, यानी कि 50% से जो ही उसका नीचे शेयर आएगा, इसका मतलब वो बाकी के शेयर किसके पास चले जाएंगे? किसके कंट्रोल में? बाकी के सारे के शेयर पब्लिक के पास में चले जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास में चले जाएंगे। एज अगेंस्ट this issue of debt does not dilute the control of the existing shareholders because they do not have the right to participate in the management of the business। और यहीं पर अगर वो डेप्ट इश्यू करते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करती है कंपनी, तो डिबेंचर्स होल्डर को ये राइट नहीं होता है वो कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी को वो कंट्रोल करे, वो राइट नहीं होता है उसके पास सिर्फ इतना ही राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर्स पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है उसको, वो रेगुलरली उसको पेमेंट होना चाहिए। ये कंट्रोल है। डेप्ट में डज नॉट इफेक्ट कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें डेप्ट अगर इश्यू करते हैं तो डेप्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंट्रोल को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के एज ए पार्टनर हो जाते हैं और उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके अलग कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है। जैसे आपको बता दें, जो शेयर से रिलेटेड जो अथॉरिटी है, जो शेयर और डिबेंचर्स जो भी हम इश्यू बॉन्ड इश्यू करते हैं, उसके लिए सेबी है, सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो सेबी एक संस्था है, सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ बिजनेस, जो भी है इंस्टीट्यूशन है, ये अथॉरिटी है। तो ऐसे में जो अथॉरिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करती है। अभी देखिए, अभी सहारा वाला जो सहारा का जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सहारा के जो डायरेक्टर थे उनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सेबी ने उसके ऊपर केस कर दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रन नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि उसमें जो लोग इन्वेस्ट किए थे उनके कंपनी में, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो लोग सिक्योर नहीं थे। इसलिए इट इज इसेंशियल फॉर एवरी कंपनी टू ऑपरेट विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ लीगल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है लीगल, उसको वो क्या करे? कंप्लीट करे। लाइक द नॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये देखिए सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं सेबी। ये रेगुलेटरी एक अथॉरिटी है जो पब्लिक इश्यू को, जहाँ पे पब्लिक इश्यू सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी इश्यू किया जाता है, वहाँ पे ये क्या करती है? कंट्रोल करती है सारी कंपनी को।
ये भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। लास्ट है आपका स्टॉक मार्केट कंडीशन। इट इज जनरली perceived that a boom in the stock market motivate people to buy equity as they expect lucrative returns। अगर बूम के पोजीशन में है, मतलब मार्केट अच्छा पोजीशन में है और सारी कंपनियां प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो उस समय जो शेयर की वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और उस केस में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मोटिवेट होते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ। देयरफॉर इफ द स्टॉक मार्केट कंडीशन आर बुलिश, मतलब क्या है, वो बुलिश हो जाए, एक बूम का पोजीशन होता है, बुलिश हो जाए, तो एक कंपनी में यूज इक्विटी, और उस समय कंपनी क्या करती है, अपनी इक्विटी का यूज करती है। ऑन कॉन्ट्रेरी ड्यूरिंग bearish period it is preferable for the company to opt for debt as the offers surety of the returns। और अगर बियरिश पीरियड है, बियरिश पीरियड मतलब कि स्टॉक मार्केट डाउन है, उस समय आप डेप्ट का यूज प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक मार्केट कंडीशन है। बुलिश का कंडीशन, शेयर ऑफ प्राइस आर हाई, ये बुलिश का कंडीशन है। बूम का पोजीशन अच्छी अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करता है। बुलिश का पोजीशन जब शेयर का प्राइस बहुत हाई हो जाए, ज़्यादा हाई हो जाए, उस केस में इक्विटी इश्यू करनी चाहिए। और जब बियरिश का पोजीशन हो, शेयर प्राइसेस आर लो, बियरिश कहते हैं इसको। ठीक है, तो बियरिश के पोजीशन में क्या कहते हैं इसको, शेयर के प्राइसेस क्या होते हैं, लो हो जाते हैं, उस केस में डेप्ट इश्यू करना चाहिए। इट इज क्लियर। और लास्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी, अदर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर भी किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। जैसे क्यों, क्योंकि अदर कंपनी से आप कंपटीशन करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपैरिजन करती है, तो जब ये कंपेयरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। उस डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे। फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इट्स मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री एज मे बी यूजफुल गाइडेंस। जैसे मान लीजिए टाटा है, तो टाटा कंपनी है, या एयरटेल है और रिलायंस है। देखिए, एयरटेल भी कंपनी है जो अपना डिजिटल कम्युनिकेशन अपना करती है, और ये भी अपना डिजिटल कम्युनिकेशन करता है, रिलायंस भी। तो दोनों कंपनियां सेम है, तो दोनों के कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई एयरटेल कंपनी रिलायंस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को कंपेयर करेगी, और रिलायंस कंपनी एयरटेल कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को कंपेयर करेगी, और यही यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। However, this practice should be followed wisely at the risk consideration any two business may not be same। कोई भी दोनों बिजनेस सेम नहीं हो सकते। In a nutshell, the management of the company should have adequate justification for designing the capital structure similar to the other company in the same industries or adopting the different composition of for its capital। तो ऐसे कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट को डिसाइड करना चाहिए, एक एडिक्वेट, एक बढ़िया जस्टिफाई करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसी के एक सिमिलर भी अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और इसके लिए वो क्या कर सकती है, एक जो भी फंड्स रेज करने का हो उसको अडॉप्ट करती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।